सुप्रभात बच्चों। आज करेंगे हम हमारा पाठ नंबर 10 नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश ने। हमें सबसे पहले नेताजी का चश्मा पाठ का सार पढ़ने से पहले स्वयं प्रकाश लेखक परिचय करना है और आपको ये लेखक परिचय लर्न प्लस राइट करना है। समझाती हूँ आपको। देखो, पहला जो हमारा हेडिंग होगा नंबर 1 वो होगा जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश जी हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। उन्हें कहानी लेखन में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उनका जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। उनका बचपन राजस्थान में बीता था और नौकरी भी उन्हें राजस्थान में स्थित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में ही मिली। कहने का मतलब वहीं पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और नौकरी भी वहीं की। कहाँ? राजस्थान में। उनके जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में ही व्यतीत हुआ, मतलब बीता। अब वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात, कहने का मतलब स्वैच्छिक होता है अपनी मर्जी से, सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद भोपाल में स्थायी रूप से रह रहे हैं। ठीक है, जो उनका पक्का रेजिडेंस है वहीं है। आजकल वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादन मंडल से जुड़े हुए हैं। ये पत्रिका का नाम है वसुधा। अगला नंबर 2 बनाना है हमें प्रमुख रचनाएं। हेडिंग बना करके लिखोगे, कहा जा चुका है कि स्वयं प्रकाश का नाम कहानी के क्षेत्र में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपको संख्या बतानी है। उनमें से प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। आप 5 या 4 कहानी संग्रह के नाम दोगे। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी तथा संधान। उसके बाद हेडिंग बनाना नंबर 3। ये नंबर 3 बन जाएगा। नंबर 3 उपन्यास, बीच में विनय तथा ईंधन। उसके बाद हेडिंग बनाना नंबर 4 प्रमुख पुरस्कार। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार जो हैं उनसे उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद हमारा हेडिंग बनेगा नंबर 5 साहित्यिक विशेषताएं। श्री स्वयं प्रकाश जी कहानियों एवं उपन्यासों में मध्य वर्ग के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। मध्य वर्ग के मतलब मीडियोकर लोगों के, इसलिए विद्वान उन्हें मध्यवर्गीय जीवन शैली के महान चितेरे कहते हैं। मतलब चितेरे होता है जानकार। उनकी कहानियों में कस्बों की जीवन शैली का बोध बड़ी कुशलता और कलात्मकता से अभिव्यक्त हुआ है। वे देशभक्ति की नारेबाजी के विरुद्ध हैं। कहने का मतलब वो ये कहते हैं कि देशभक्ति में नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। मतलब नारेबाजी की बजाय दिल में हमारे जो है देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। वे मनुष्य के आचरण में ही देशभक्ति देखना चाहते हैं। आचरण होता है व्यवहार। उन्होंने अपनी कहानियों में जातिगत भेदभाव का जोरदार शब्दों में खंडन किया है। जातिगत भेदभाव मतलब जातीय आधार पर जब हम आपस में भेदभाव करते हैं, उनका क्या है, खंडन किया है, विरोध किया है। उनकी दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं। वे सामाजिक विकास के मार्ग में आने वाली हर बुराई, रूढ़ी व अंधविश्वास को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं। इसके बाद है भाषा शैली। ये हमारा नंबर 6 बनेगा। स्वयं प्रकाश की कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं पात्रानुकूल है। पात्रानुकूल मतलब पात्रों के अनुकूल। उन्होंने लोक प्रचलित तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। उन्होंने विषय को गहराई से समझने का प्रयास किया है। उन्होंने वर्णनात्मक एवं संवादात्मक, यानी वर्णनात्मक मतलब वर्णन के रूप में, और संवादात्मक आपस में बातचीत को संवाद कहा जाता है, शैली का सफल प्रयोग किया है। रोचक किस्सा गोई शैली में रचित उनकी कहानियां हिंदी की वाचक परंपरा को समृद्ध करती हैं। किस्सा गोई शैली मतलब अलग अलग प्रकार के किस्से। उनकी कहानियां हिंदी की वाचक परंपरा को, मतलब जो वाचक परंपरा है उनको क्या है, समृद्धि प्रदान करती हैं। ये हमारा स्वयं प्रकाश का लेखक परिचय। इसके अंदर एक बात ऐड करना, जहां हम ये लिखेंगे कि आजकल वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादन मंडल से जुड़े हुए हैं, इसकी बजाय आपने पहले ये बताना है, क्योंकि इनका निधन हो चुका है स्वयं प्रकाश का,
तो आप यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि अब वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात भोपाल में स्थायी रूप से रह रहे हैं। नहीं, वे अब हटा करके वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात भोपाल में स्थायी रूप से रह रहे थे। उनका निधन 7 दिसंबर 2019 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुआ। ठीक है। अपने अंतिम समय में, यहाँ लिखना है, अपने अंतिम समय में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन मंडल से जुड़े हुए थे। आगे समझ बेटा। तो ये आपका है लेखक परिचय। इसके बाद है हमारा जो पाठ का सार। लेखक परिचय आपको लर्न प्लस राइट करना है। पाठ का सार जो है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि पाठ में हुआ क्या, क्योंकि हमारी बोर्ड की परीक्षा है और हमें पाठ में से कोई भी प्रश्न उठा करके पूछ लेते हैं। अगर हमने सार अच्छी प्रकार से पढ़ रखा होगा तभी हम हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। ठीक है बेटा। तो पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरा करते थे। कस्बा छोटा ही था, पक्के मकान बहुत कम थे। यहाँ एक छोटा सा बाजार भी था। कस्बे में एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका ने नगर के मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई होगी। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी स्थानीय मूर्तिकार से बनवाई गई होगी। शायद स्थानीय मूर्तिकार मतलब जो उस शहर में, उस कस्बे में ही मूर्तिकार था, उसी से। शायद कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने इस मूर्ति को बहुत कम समय में बना दिया होगा। ये जो मोतीलाल है ये उसी कस्बे के सरकारी स्कूल का ड्राइंग मास्टर है। नेताजी की यह मूर्ति टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक थी। अब ये भी याद रखना है कि जो मूर्ति है वो टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची है। तो ये प्रश्न आ जाता है। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। यह आपका क्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। आगे इन्होंने नारा नहीं लगाया तो ये नारा पूरा करना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। और मूर्ति को देखते ही क्या याद आता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लिखोगे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये 2 क्वेश्चन उठते हैं। हालदार साहब को यह बात बहुत खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, अर्थात संगमरमर का नहीं था। कहने का मतलब जो पत्थर संगमरमर है वो उस पत्थर का चश्मा नहीं था। उसके स्थान पर किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था, यानी असली चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब को वहां से गुजरते समय लोगों को यह प्रयास बहुत अच्छा लगा था। दूसरी बार जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्हें मूर्ति का चश्मा बदला हुआ लगा। जब उन्होंने दूसरी बार देखा तो चश्मा बदल गया था। पहले मोटे फ्रेम वाले चकोर चश्मे के स्थान पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ था। इसके बाद है बेटे, तीसरी बार हालदार साहब वहां से गुजरे तो प्रतिमा के चश्मे को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि यह विचार तो बहुत ही अच्छा है। यदि मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते तो चश्मा तो आसानी से बदला जा सकता है। हालदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, कि चश्मा बदलने का रहस्य क्या हो सकता है। वो ये सोच रहे थे कि चश्मा कैसे बदल जाता है बार बार, चश्मे को बार बार कौन बदलता है, ये प्रश्न आ रहा था उनके दिमाग में। उन्होंने अपनी जीप रुकवा कर चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा, यानी चौराहे पे एक दुकान थी पान वाले की, उसके पास जाकर पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है। पान वाले ने बताया कि यह फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अब यहाँ कोई एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन रखा गया है। यदि मूर्ति पर लगा चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाए तो वह चश्मा ग्राहक को देकर उसके स्थान पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लो किसी ग्राहक को वो चश्मा पसंद आ जाता है तो वो उस मूर्ति से हटा लेता है वो चश्मा मूर्ति की आंखों से और उस ग्राहक को देता है और उसके बदले में फिर नया चश्मा जो है वो मूर्ति को पहना देता है। किंतु वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। जब पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, ओरिजिनल मतलब असली, तो उसने बताया क्योंकि मूर्ति बनाने वाला ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। उनका अनुमान सही निकला क्योंकि वह मूर्ति किसी स्थानीय कलाकार द्वारा बनवाई गई होगी और वह चश्मा बनाना भूल गया होगा।
अथवा चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। बेटा आज इस पाठ का सार इतना ही। ठीक है बेटे, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार खुद पढ़ के देख लेना। ओके, थैंक यू।